हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हैं उन्हें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि कोई नया आया है इस चैनल पे तो उसे मैं बता देती हूँ कि हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी वाला भाग कवर कर रहे हैं। अभी हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है और थर्ड यूनिट में हमारा टॉपिक चल रहा है स्थानीय स्वशासन। चूंकि ये टॉपिक हमारे प्री और मेंस में कॉमन है इसलिए हम इसे दोनों के हिसाब से देख रहे हैं। स्थानीय स्वशासन में भी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिन्हें आप पंचायतों के नाम से जानते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगरीय निकाय। इसमें मैं 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पहले में हमने इसके संबंध में जो भी पृष्ठभूमि से फैक्ट निकल के आए थे वो देखे थे और बाकी 3 में हमने इनके संवैधानिक प्रावधान देखे। मतलब हमने क्या देखा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आ गया और अब नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिल गया, यानी संविधान के भाग 9A में आर्टिकल 243 से ZG तक इनके संबंध में कुछ बेसिक प्रावधान किए गए थे। ठीक है, वो हमने देखे सारे। अनुच्छेद 243 से लेके ZG तक हमने बाकी के 3 पार्टों में वो देखे। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, यानी राज्यों ने इन्हें अपनाए होंगे और अपने यहाँ कुछ व्यवस्थाएं की होंगी, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश ने भी अपनाया ये अधिनियम, हमारे मध्य प्रदेश में भी ये व्यवस्थाएं हैं नगरीय निकायों के संबंध में। तो आज हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो जो हमारे फैक्ट होंगे उनकी पृष्ठभूमि से लेके भी और वर्तमान में की जो स्थिति में उनके संबंध में जो भी जानकारी है वो हम सब देखेंगे। चूंकि 2022 में नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, 7 साल बाद हो रहे हैं, तो चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और काफी कुछ फैक्ट हमारे सामने नए आ गए हैं, यानी अपडेट होके आ गए हैं, जो आपको अभी बुक्स में नहीं मिलेंगे, है ना। यानी अध्यक्षों के चुनाव इस बार कैसे होने हैं, जो अब तक असमंजस की स्थिति चली आ रही थी, तो हम वो सारे अपडेट भी पढ़ेंगे। कितने नगरीय निकाय वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं, यानी कितने नगर निगम है, कितनी नगर पालिकाएं हैं और कितनी नगर परिषदें या नगर पंचायतें हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं, शुरू से ही शुरू करते हैं जब पहला नगर निगम मध्य प्रदेश में बना। तो देखिए, हमने जब इनकी पृष्ठभूमि देख रहे थे नगरीय निकायों की, तब हम क्या देख लिए थे कि ब्रिटिश शासन काल से ही, यानी अंग्रेजों ने ही अपने नगरों का प्रबंधन करने के लिए नगरीय निकाय बनाना शुरू कर दिया था, जिन्हें हम नगर निगम कह रहे थे, और पहला नगर निगम मद्रास में बन गया था। अंग्रेजी शासनकाल में हमारा मध्य प्रदेश भी सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, यानी अंग्रेजों के अधिपत्य में आता था। तो यानी अभी जो हमारा मध्य प्रदेश है उस क्षेत्र में उस टाइम पे, यानी अंग्रेजों के टाइम पे ही पहला नगर निगम बन गया था। और कौन सा बना था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। पहला नगर निगम कब बन गया था मध्य प्रदेश में, तो ये बन गया था मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम, या मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था 1864 में। यानी इस टाइम तो क्या था, हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था। ठीक है, तो तभी बन गया था। और ये कहां पे बन गया था, तो ये जबलपुर में बना था। यानी मध्य प्रदेश, या हम मान लें कि अभी का जो मध्य प्रदेश है उस क्षेत्र में पहला नगर निगम 1864 में ही बन गया था, जबलपुर में। ठीक है, तो ये फैक्ट हमारी काम का है। इसके बाद और भी बने, जैसे ग्वालियर का बना, लेकिन हमें चूंकि पहला पूछा जा सकता है तो हमने सिर्फ काम की चीज यहाँ पे देखी कि पहला कब बना था। ठीक है, इसी की पृष्ठभूमि से एक फैक्ट हमारा निकल के आता है कि मध्य प्रदेश में पहली नगर पालिका कब बन गई थी, तो मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका। अच्छा, ये नगर पालिका नगर निगम, ये यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा, जो पहले से नहीं जुड़ा था, वैसे तो जिसने संवैधानिक प्रावधान पढ़े थे उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता तो आगे हम इस संबंध में चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कहां पे बन गई थी? दतिया में। अब एक जगह इसकी मुझे डेट सिर्फ एक ही जगह मिली है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, उससे अच्छा कुछ है वही ठीक है ना। तो 1907 मुझे इसकी डेट मिली है कि 1907 में ये बन गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना कि मध्य प्रदेश की प्रथम नगर निगम जबलपुर है और प्रथम नगर पालिका दतिया में बनी थी। ठीक है, अब इसके बाद भी नगरीय निकायों का गठन होता गया, क्योंकि नगर थे तो भाई उनके प्रबंधन के लिए नगरीय निकाय गठित होते गए थे। फिर देश स्वतंत्र भी हो गया और स्वतंत्रता के बाद भी ये नगरीय निकाय बने रहे नगरों के स्थानीय स्तर पर शासन करने के लिए। लेकिन तब तक स्थिति जैसे थी वैसे ही चल रही थी, है ना। जैसा अंग्रेज छोड़ के गए थे उसी तरह से चल रही थी, और स्वतंत्रता के बाद भी इनका कोई गठन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, कहीं थी कहीं नहीं थी, इस तरह से कुछ नगरीय निकाय मौजूद थे। अब क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया और मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन हो गया, यानी मध्य प्रदेश बन के आ गया, राज्य के रूप में एक मध्य प्रदेश बन के आ गया। तो बाकी स्थिति क्या रही वो कहानी हमारे काम की नहीं है। अब हमारे क्या काम का है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, और मध्य प्रदेश का गठन कब हो गया था? 1956 में। तब पहली बार, यानी 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद जो नगरीय निकायों के लिए या नगर पालिकाओं के लिए जो अधिनियम आया तो वो कौन सा था? तो ये फैक्ट आपका ये काम का है, ये फैक्ट आप लिखते चलिए, क्योंकि फैक्ट है मैं यहां लिखवा ही रही हूं तो इसलिए मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। तो मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात पुनर्गठन के पश्चात प्रथम जो मध्य प्रदेश नगर पालिका, हालांकि ये आया नगरीय निकायों के लिए ही था, अकेला नगर पालिका के लिए नहीं आया था, लेकिन इसका नाम था इस अधिनियम का मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। अधिनियम 1956 में ही आ गया था। ठीक है, 1956 में ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 1956 में ही मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात उसका नगरीय निकायों के लिए पहला अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश का गठन के पश्चात पहला नगरीय निकायों के लिए पहला अधिनियम कौन सा आया? तो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया। और कुछ इनकी थोड़े सही से संचालन के लिए या इनको क्या अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए इनके संबंध में कुछ इस अधिनियम में व्यवस्था की गई। इसके बाद भी अधिनियम आया एक 1961 में, लेकिन वही बात है कि पहला हमारे काम का है, हर कुछ हमको नहीं देखना है तो उससे हमें मतलब नहीं है ना। एक 1961 में भी आया था इनको और अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए। भाई टाइम टाइम पे जरूरत के हिसाब से विधियां बदलती रहती हैं, संशोधन होते रहते हैं उनमें, है ना। तो बाद में भी आया तो वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पहला था इसलिए हमने देख लिया। अब क्या हुआ कि जैसे ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं थी, पंचायतें थी, उनके लिए मांग उठ रही थी। कहा जा रहा था कि भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण करिए और जो स्थानीय स्तर पर ऐसी सरकारें बनाइए जो वहां का प्रबंधन, वहां के संसाधनों का प्रबंधन, वहां का प्रशासन वो स्वयं संभाल सके। तो ऐसे ग्रामीण स्तर के लिए उठ रही थी मांगे, तो शहरी स्तर के लिए भी उठ रही थी, क्योंकि शहरीकरण भी होता जा रहा था, धीरे धीरे देश का विकास हो रहा था। तो इसी तरह के, क्योंकि नगरीय निकाय पहले थे ही, तो इसलिए लोगों के अंदर ये अवधारणा तो थी ही कि इस तरह की संस्थाएं या इस तरह के निकाय होते हैं जो स्थानीय स्तर पर चीजों को देखेंगे। तो इनकी मांग भी उठती थी साथ साथ में, और इसी तरह मांग उठती गई और क्या हुआ कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आ गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसके संबंध में आगे क्या व्यवस्था है ये आई होप आपने ये 3 फैक्ट लिख लिए हैं, मैं इनको हटा रही हूं। अब हमने क्या देखा कि 74वां संविधान संशोधन आ गया। ये संविधान संशोधन अधिनियम आ गया, कब आ गया था भाई? 1992
में ये आया था, यानी लागू हो गया था 1 जून 93 से, ये हम देख चुके हैं। अब इसमें क्या कहा था, इसके तहत इनको नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। और संविधान में क्या कहा था, जब हमने आर्टिकल 243 ZF देखा था, तब हमने क्या कहा था कि जो पहले से विधियां हैं वो 1 साल के लिए बनी रहेंगी। यदि उन्हें पहले 1 साल के पहले विघटित नहीं किया जाता है तो 1 साल तक बनी रहेंगी। और 1 साल के बाद क्या करना होगा, सभी राज्यों को अपने यहाँ नगरीय निकायों की संविधान के अकॉर्डिंग व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, ये चीजें हम जब अनुच्छेद पढ़ रहे थे तब पढ़ चुके हैं, है ना। अब जब सबको व्यवस्था करनी थी अपने यहाँ पे, तो इसको अपनाने वाला, इस अधिनियम को अपनाने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था। तो ये फैक्ट आप कैसे लिखोगे कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को अपनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना, है ना। ये फैक्ट आपको इस तरह से लिखना है। अब क्या था कि हमने अनुच्छेदों में देखा ही था कि बहुत सारी चीजें, कुछ बेसिक प्रावधान संविधान में कर दिए थे। चूंकि ये स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, तो इसलिए बाकी चीजें जो थी वो राज्यों पे छोड़ दी थी, यानी उनकी विधानसभाओं पे या उनके विधान मंडलों पे छोड़ दी थी कि भाई आप विधि बना के अपने यहाँ बाकी की व्यवस्था करिए। तो जाहिर सी बात है, इनको लागू करना था, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो विधान मंडल था उसने भी विधि बनाई होगी। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम को अपनाने के बाद जो मध्य प्रदेश में जो विधि बनाई गई नगरीय निकायों के प्रावधानों को लागू करने के लिए, तो वो क्या थी, उसका नाम था मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1994। क्योंकि ये 93 में लागू हुआ था और 94 में मध्य प्रदेश ने इसके क्रियान्वयन के लिए अपने यहाँ पे जो विधि बनाई उसका नाम था मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1994। ठीक है, इसकी ये डेट लागू होने की मैं देखना भूल गई हूं, तो आपका काम है ये, आप क्या करिए, नेट पे इसकी डेट सर्च कर लीजिए। सब कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कब विधानसभा ने पारित किया, कब राज्यपाल की मंजूरी मिली, उतना सब आपका काम का नहीं है, बस लागू कब हुआ ये देख लीजिए, है ना। ठीक है, यदि मिल जाता है तो चलिए, तो ये आ गया था। अब हमने क्या देखा था कि 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसमें क्या कहा गया था, आर्टिकल 243Q में क्या कहा गया था कि भाई 3 तरह के नगरीय निकाय होंगे हर राज्य में, है ना। अब मैंने क्या बोला है, 3 तरह के नगरीय निकाय होंगे, मैंने 3 स्तरीय नहीं बोला है। अक्सर ये कंफ्यूजन होती है क्योंकि हम ग्राम पंचायतें देखते हैं, हम पंचायत व्यवस्था देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां हर जिले में 3 स्तरीय हैं, तो हमको लगता है कि नगरीय निकाय भी 3 स्तरीय है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हर जिले में जैसे पंचायतें बन रही थी कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत बन रही थी, फिर उनके ऊपर जनपद पंचायत बन रही थी। मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि मध्यवर्ती स्तर पे क्या बन रही थी, जनपद पंचायत बन रही थी और उनके ऊपर जिला पंचायत बन रही थी। संविधान में यहां ये नहीं कहा गया है कि इनके एक मतलब स्तर वाइज नहीं बनेंगी ये, उसमें तो क्या कहा गया है कि भाई 3 तरह के नगरीय निकाय बनेंगे और किस किस क्षेत्र में बनेंगे, तो कह दिया था कि भाई संक्रमणशील क्षेत्र जो होगा वहां पे नगर पंचायत बनेगी, या नगर पंचायत को नगर परिषद भी बोला जाता है। संविधान में नगर पंचायत बोला है, लेकिन कह दिया गया है कि यदि वो किसी और नाम से भी जानी जाती है तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसे नगर परिषद भी बोलते हैं। ठीक है, तो नगर पंचायत या नगर परिषद कुछ भी लिखा आ जाए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा कि भाई संक्रमणशील क्षेत्र हमने देखे थे क्या थे, जो गांव से शहरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, मतलब कुछ व्यवस्थाएं वहां पे बदलती जा रही हैं, वहां पे शहरीकरण धीरे धीरे हो रहा है, उन क्षेत्रों को यहाँ संक्रमणशील क्षेत्र कहा गया है। तो कहा गया था कि यहाँ पे नगर पंचायतें होंगी और फिर लघु स्तरीय जो होंगे यानी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र जो होंगे, यानी छोटे नगरीय क्षेत्र जो होंगे
वहां पे क्या बनेगी, वहां पे बनेगी नगर पालिका। ठीक है, ये पूरा आप लिख लेना। और क्या था कि जो बृहत्तर यानी जो बड़े नगरीय क्षेत्र होंगे वहां पे क्या बनेगा, नगर निगम बनेगा। और हमने एक चीज और क्या देखी थी कि भाई ये डिसाइड कौन कर रहा है कि कौन सा क्षेत्र संक्रमणशील है, कौन सा छोटा नगरीय क्षेत्र है, कौन सा बड़ा नगरीय क्षेत्र है। तो हमने आगे इसी अनुच्छेद में देखा था कि भाई राज्यपाल क्या करेगा, मुख्य तो जनसंख्या के हिसाब से, वहां कितनी क्या जनसंख्या है उसके हिसाब से, बाकी कृषि से भिन्न जो अदर क्रियाकलाप है या अदर एक्टिविटी वहां पे है, कृषि से भिन्न, भाई कृषि जहां प्रमुखता है वो ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा, यानी कृषि से भिन्न यानी मान लो व्यापार व्यवसाय उद्योग वगैरह स्थापित है, तो कृषि से भिन्न कोई अन्य एक्टिविटी की प्रतिशतता वहां पे क्या है, उस क्षेत्र का आर्थिक महत्व क्या है, राजस्व वसूली वगैरह किस हिसाब से वहां पे होती है, इन सब के हिसाब से राज्यपाल इन क्षेत्रों को डिसाइड करता है। अब राज्यपाल कौन के कहने पे काम करता है, भाई राज्य सरकार के कहने पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यानी राज्यपाल के जरिए राज्य सरकारी शासन वही संभाल रही है, तो वो डिसाइड करती है कि कौन सा क्षेत्र संक्रमणशील क्षेत्र है और कौन सा लघुत्तरीय क्षेत्र है, सॉरी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है और कौन सा बड़ा नगरीय क्षेत्र है, ये डिसाइड करती है। और फिर वहां पे इस तरह के निकाय बनाए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक जिले में पहले नगर पंचायत होंगी, उनके ऊपर नगर पालिका होंगी, उनके ऊपर नगर निगम होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम अभी देखेंगे कि सिर्फ 16 नगर निगम है ना, यदि हर जिले में होने होते तो 52 होते, जैसे 52 जिला पंचायतें हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि नीचे नगर पंचायत काम करेंगी। हाँ, प्रावधान उस हिसाब से है कि भाई ये इनका ये इस तरह से, ये यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो होता है वो नगर निगम ही होता है, फिर उसके बाद नगर पालिकाएं होती हैं और उसके बाद नगर पंचायतें होती हैं। इस तरह से उनकी संरचना इसी हिसाब से बनाई गई है, लेकिन ये स्तर वाइज हर जिले में काम नहीं करती, है ना। अच्छा, एक चीज ये समझ लो कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम कर रही थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उन्हें विषय सौंपे थे और इन्हें शहरी क्षेत्रों के लिए सौंपे गए हैं। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने देख लिया कि संविधान संशोधन जो हो गया था उसे मध्य प्रदेश ने अपना लिया और 1994 में इसके लिए अधिनियम आ गया और इसके तहत कुछ व्यवस्थाएं इन तीनों के संबंध में की गई हैं। मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो हम देखेंगे, लेकिन हम क्या देखेंगे, वर्तमान की स्थिति। समय समय पर इसमें भी संशोधन हुए, अब वर्तमान में हमारे सामने क्या स्थिति है हम वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वो क्या व्यवस्था है इन तीनों तरह के नगरीय निकायों के संबंध में। तो आप इसी तरह से नोट्स बना लीजिए। पहले हम देख रहे हैं यहां पे नगर परिषद या नगर पंचायत। ठीक है, इन्हें नगर पंचायत भी बोला जाता है, नगर परिषद भी बोला जाता है। यहां इस बॉक्स में हम देखेंगे नगर पालिका के संबंध में व्यवस्था, या नगर पालिका परिषद भी लिखा रहता है, क्योंकि संविधान में तो नगर पालिका परिषद लिखा है, हमारे यहाँ सिर्फ नगर पालिका बोला जाता है। ठीक है, और यहां हम देखेंगे नगर निगम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहां किस तरह से ये बन रहे हैं। तो पहली ये बात ध्यान में रखना कि ये शहरी क्षेत्रों के लिए काम करेंगे, ये शहरी स्तर पे बनेंगे। ठीक है, तो यहां क्या कहा गया है नगर परिषद के संबंध में कि 5,000 से 20,000, है ना, ये 5 मत लिख लेना, यहां 5,000 है। ठीक है, 5,000 से 20,000 के बीच की जो आबादी है की आबादी पर संक्रमणशील क्षेत्र। अब संक्रमणशील क्षेत्र क्या है वो मैंने आपको बता दिया, यदि याद ना रहे तो आप यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए।
इसमें क्या कहा गया है, नगर परिषद में कि 5,000 से 20,000 के बीच की जो आबादी होगी उस पर संक्रमणशील क्षेत्र में ये गठित होंगी। ठीक है, क्या, नगर पंचायतें। ठीक है, अब यहां क्या कहा गया है, इसमें तो बोल दिया है कि 5,000 से 20,000 के बीच की आबादी पे होगी। यहां कहा गया है कि 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरी क्षेत्र में इसका गठन होगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि 5,000 से 20,000 की आबादी पे क्या होगा, नगर परिषद का गठन होगा। 20,000 से 1 लाख के बीच की आबादी जो होगी वहां पे क्या होगा, वहां के शहरी क्षेत्र में नगर पालिका बनेगी। और यही कहा गया है कि जो 1 लाख से अधिक यानी 1 लाख प्लस आबादी वाले शहरी क्षेत्र में नगर निगम गठित होगा। ये है मध्य प्रदेश की व्यवस्था। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में क्या कहा गया है कि भाई पहला मुख्यतः जनसंख्या को रखा है कि ऐसे नगरीय क्षेत्र जो संक्रमणशील हैं, पहले तो संक्रमणशील मतलब गांव से शहरों में बदलने की प्रक्रिया उनकी चल रही है और उनकी आबादी कैसी है, 5,000 से 20,000 के बीच में है, वहां नगर परिषद बनेगी। 20,000 से 1 लाख तक की जहां आबादी है वहां पे क्या बनेगा, नगर पालिका बनेगी। और यहाँ पे 1 लाख प्लस आबादी यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र पर नगर निगम बनेगा। ठीक है, तो नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम तीनों की जनसंख्या क्लियर हो गई। ठीक है, कि कितनी जनसंख्या पे, और शहरी क्षेत्र याद रखना, शहरी क्षेत्र में। चलिए, पहला पॉइंट इसका हो गया कि ये इतनी जनसंख्या पे, आबादी पे ये गठित होंगी। अब 243 आर में ही हम देख चुके थे, जब हम आर्टिकल 243 आर देख रहे थे तो संविधान में क्या कहा गया था कि जो भी नगरीय निकाय होगा उसको क्या किया जाएगा, वार्ड में बांटा जाएगा या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, कहा गया था, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश में वार्ड संख्या कितनी है, तो ये जो नगर परिषद है उसकी वार्ड संख्या है 15 से 40 के बीच में, है ना, यानी 15 हो सकती है मिनिमम और मैक्सिमम 40 हो सकती है ना, क्योंकि ये आबादी यहाँ पे इस हिसाब से दी है, तो जनसंख्या के हिसाब से ये वार्ड बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में ये वार्ड होंगे। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें भी इस जनसंख्या पे क्या होगा कि वार्ड संख्या कितनी होगी, तो यहां भी वार्ड संख्या होगी 15 से 40। ठीक है, अब यहां पे नगर निगम में क्या कहा गया है कि वार्ड संख्या क्या होगी, तो यहां पे वार्ड संख्या होगी 40 से 70। अब ये 70 यहां अधिकतम नहीं है। क्यों नहीं है अधिकतम, क्योंकि भाई यहां पे 1 लाख प्लस आबादी कह दी, यहां तो एक तरह से आबादी सिमट गई थी कि 5,000 से 20,000 होंगे, यहां 20,000 से 1 लाख होंगे, तो इस तरह से जनसंख्या का डिवाइडेशन कर दिया था कि इतनी जनसंख्या पे एक वार्ड बन जाएगा। तो यहां तो चीजें ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, अब 1 लाख प्लस आबादी तो कितनी भी हो सकती है, तो आबादी बढ़ती जा रही है तो क्या करते जाते हैं, वार्ड भी बढ़ाते जाते हैं, तो ये अधिकतम नहीं है। जैसे आपने इंदौर का देखा होगा, इंदौर में 85 वार्ड है, भोपाल में 85 है ना, तो क्या है, इन शहरों की जनसंख्या इतनी ज्यादा पहुंच गई है, अब 1 लाख तो इनके आगे कुछ भी नहीं है ना। तो परिसीमन अभी जैसे हुआ था और वार्डों की संख्या बढ़ा दी थी, तो क्या किया गया है कि ये 70 अधिकतम नहीं होता, एक औसत पहले रख दिया गया था कि भाई इतने से इतने के बीच में होंगी। अब जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो यहां भी ये अधिकतम नहीं था, इससे आगे भी वार्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अधिकतम नहीं है, लेकिन कहा यही गया है मध्य प्रदेश में कि यहाँ पे
नगर परिषद में वार्ड संख्या इतनी होगी, नगर पालिका में इतनी होगी और नगर निगम में इतनी होगी। इसके संबंध में विधि में कोई संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे ये कहा नहीं गया था कि अधिकतम इतनी है, तो उन्हें विधि में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी, जनसंख्या के हिसाब से वो बढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखा था कि जब हम अनुच्छेद 243 आर देख रहे थे, तब हमने क्या देखा कि भाई ये वार्ड जो है, ये जो नगरीय निकाय होंगे उनको वार्डों में बांटा जाएगा और हर वार्ड से एक सदस्य क्या करा जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुन के भेजा जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, जितने वार्ड संख्या हो सकती है उतनी ही इनकी सदस्य संख्या भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इस तरह से कि सदस्य या इनके सदस्यों को क्या कहा जाता है, पार्षद, है ना। तो पार्षद संख्या भी कितनी होगी, इतनी ही। ठीक है, मतलब इनकी पार्षद संख्या भी कितनी हो सकती है, तो 15 या 40 के बीच में हो सकती है। ठीक है, अब इन पार्षदों का चुनाव कैसे होना है, तो प्रत्यक्ष, ये तो संविधान में ही कह दिया था कि भाई वार्ड में बांटे जाएंगे और वार्ड से क्या किया जाएगा, हर एक सदस्य को प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जनता सीधे चुन के भेजेगी। तो यानी जो नगरीय निकायों के जो सदस्य होते हैं वो तो तीनों तरह के कैसे चुन के आएंगे, प्रत्यक्ष चुन के आएंगे, और इनके सदस्यों को क्या कहा गया है, पार्षद। ठीक है, यहां भी सेम चीज है कि इनकी सदस्य या पार्षद संख्या कितनी होगी, तो उतनी ही होगी जितने वार्ड होंगे, क्योंकि हर वार्ड से एक व्यक्ति आना है। और इनका चुनाव कैसा होना होगा, तो इनका चुनाव होना होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, चाहे तो अलग पॉइंट डाल के लिख लेना ये चीज कि इनकी सदस्य संख्या कितनी होगी, वार्ड संख्या, चाहे ब्रैकेट में ये लिख लीजिए कि वार्ड संख्या, सदस्य संख्या या पार्षद संख्या एक ही चीज है। और इनका चुनाव कैसे होना है, इन सबका चुनाव होना है प्रत्यक्ष, है ना। तो ये तो याद रहेगा ही कि ये तीनों तरह के जो जिनके सदस्य हैं, तीनों तरह के नगरीय निकायों का उनके सदस्य प्रत्यक्ष चुन के आने हैं, ये संविधान में ही कह दिया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आप ये लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या देखा कि कितनी कितनी जनसंख्या पे या आबादी पे ये गठित होंगे। दूसरा हमने क्या देखा कि इनकी वार्ड संख्या कितनी कितनी होगी, तो इसके 15 से 40 होगी, इसकी भी 15 से 40 होगी और इसकी 40 से 70 होगी, लेकिन ये अधिकतम नहीं है। ठीक है, इससे आगे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इनकी वार्ड संख्या है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा है कि जो इसके वार्ड के जो मेंबर चुन के आ रहे हैं या पार्षद चुन के आ रहे हैं वो प्रत्यक्ष चुन के आ रहे हैं। ठीक है, और हर वार्ड से आना है, तो यानी जितनी संख्या वार्ड की होगी उतनी ही सदस्य संख्या होगी, उतनी ही पार्षद की संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने ये देख लिया कि सदस्य कैसे चुन के आएंगे और कितने आएंगे, ये देख लिया। अब हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष की, है ना। तो एक एक अध्यक्ष होता है तीनों में। इसका जो अध्यक्ष होता है या इसका जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है मेयर या महापौर। ठीक है, इनके चुनाव कैसे होने हैं, ये कैसे चुन के आएंगे, तो ये देखिए, ये तो आएगा अप्रत्यक्ष। अब इससे पहले कोई ये सोच के चला जाए कि भाई हमने बुक में तो अलग पढ़ा है, ये अप्रत्यक्ष कैसे आ गया, ये गलत पढ़ा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बता रही हूं, ये अपडेट डेटा है ना। इसका चुनाव भी कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, इसका भी कैसे होगा, अप्रत्यक्ष, और इसका होता है प्रत्यक्ष। देखिए स्थिति क्या है, आपने बुक्स में से यदि पढ़ा होगा या आपने कहीं और भी सुना होगा, यदि आप 3-4 दिन से अभी न्यूज़पेपर के संपर्क में नहीं थे या आप करंट अफेयर के संपर्क में नहीं थे, जो अभी न्यूज आई है या जो अभी व्यवस्था आई है, जो 2022 के जिसके अनुसार चुनाव होने हैं, वो यही है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है, आप यहां पे लिख लीजिए कि इसके लिए क्या किया गया है कि मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि संशोधन
अध्यादेश 2022 ये लाया गया है अभी अभी, और उसके अनुसार जो नगर परिषदें रहेंगी उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, नगर पालिका जो रहेंगी उनके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, और महापौर का प्रत्यक्ष होगा। अब आपने क्या पढ़ा है वो मैं बता देती हूं, यदि आप बुक्स में से पढ़ के आए हैं, चूंकि ये 4-5 दिन पहले की ही बात है तो इसलिए आपने 4-5 दिन पहले यदि आप न्यूज़पेपर वगैरह के संपर्क में नहीं थे तो जाहिर सी बात है आपको पता नहीं होगा। तो ये मैं आपको बता देती हूं कि ये व्यवस्था अभी हुई है। देखिए हुआ क्या था कि 2018 में क्या हुआ था कि कमलनाथ जी की सरकार आई थी और उन्होंने क्या किया था कि जो पहले इन तीनों के चुनाव कैसे हो रहे थे, प्रत्यक्ष, है ना, जो कि कब से हो रहे हैं, 1999 या 97 से हो रहे हैं, है ना, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। उससे पहले भी अप्रत्यक्ष ही होते थे, है ना, लेकिन 1999 या 97, ये दो डेट मैं क्यों बोल रही हूं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। वहां से क्या हुआ था कि इन तीनों के चुनाव प्रत्यक्ष होने लगे थे, यानी जनता सीधे चुनने लगी थी। अब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई, कायदे से नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए चुनाव तभी होने थे, इसलिए क्या किया गया कि उस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इन तीनों विधि बना के, चूंकि ऐसे ही व्यवस्था बदलाव नहीं किया जा सकता, संविधान में कहा गया है कि अध्यक्ष किस रीति से चुना जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। अच्छा, कोई मुझे मैसेज करके कह रहा था कि मैम राज्य विधानमंडल क्या होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि जो लोग हंस रहे हैं सोच के कि उसको ये भी नहीं पता, उसको भी, सामने वाले को भी तभी पता है जब वो पढ़ के आया है। भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी सिर्फ ग्रेजुएट 12th करके ही आए हैं, ग्रेजुएशन से ही तैयारी स्टार्ट कर दी है उन्होंने, है ना, तो कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ की स्कूलिंग कैसी है वो तो हमको अच्छे से पता है, मध्य प्रदेश की, है ना, और बेचारा उसमें भी यदि सरकारी स्कूल या उससे आया हो, ग्रामीण क्षेत्र से आया हो तो उसकी हालत और ज्यादा बुरी होती है ना। तो क्या होता है कि देखिए, राज्य विधानमंडल क्या होता है, राज्य की विधायिका होती है जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाती है, उन पर विधि बनाती है, इसलिए उसे राज्य का विधानमंडल कहा जाता है। इसमें एक सदनीय भी हो सकती है और ये 2 सदन की भी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि 2 सदन की होगी तो विधानसभा और विधान परिषद होंगे, और 1 सदन की होगी तो अकेली विधानसभा होगी, ठीक है, जिसके लिए आप सदस्य विधायक के रूप में चुन के भेजते हो आप लोग, जो भी वोटर हैं वो, ठीक है। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे राज्य विधानमंडल में जो क्या है, सिर्फ विधानसभा है, हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, ठीक है, तो ये चीज है। तो हम क्या कह रहे थे कि क्या हुआ कि ऐसे तो स्थिति बदल नहीं सकती थी, तो जो कांग्रेस सरकार थी उसने क्या किया, 2018 में एक अधिनियम लाया, और अधिनियम के तहत क्या व्यवस्था कर दी कि इन तीनों के चुनाव अब कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे। अप्रत्यक्ष मतलब जनता सीधे नहीं चुनेगी बल्कि पार्षद चुन के हम भेजेंगे, जो सदस्य, क्योंकि संविधान में ही कह दिया है कि उन्हें तो प्रत्यक्ष ही चुनना है, तो उन्हें चुन के हम भेजेंगे और फिर वो पार्षद अपने में से किसी को अध्यक्ष या महापौर बनाएंगे, ठीक है। ये व्यवस्था कर दी थी 2018 में। लेकिन फिर क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार चली गई, है ना, और बीजेपी की सरकार फिर से आ गई। चूंकि बीजेपी इस चीज का विरोध कर रही थी कि इस चीज को जनता से अधिकार नहीं छीनना चाहिए, बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, तो वो उसने क्या किया, एक अध्यादेश लाया, क्योंकि चुनाव तभी होने की सुन रहे थे, 5 साल तो अब 7 साल में जाके चुनाव हो रहे हैं, बल्कि कायदे से नगरीय निकाय और जो पंचायत है उनके लिए 5 साल में होने चाहिए थे। तो बीजेपी सरकार ने क्या किया, अध्यादेश लाई कि नहीं भाई, इनके चुनाव कैसे होने चाहिए, जैसे पहले होते थे प्रत्यक्ष वैसे ही होने चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको बुक्स में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने देखा है वो सही देखा है। तो बीजेपी ने क्या किया, अध्यादेश लाके, भाई क्या होता है, विधायिका सत्र में नहीं होती है, यदि वहां कानून नहीं बनवा पाया है तो अध्यादेश ला सकते हैं राज्यपाल के माध्यम से। तो इन्होंने क्या किया, बीजेपी सरकार ने, चूंकि चुनावों की बात चलने लगी थी उस टाइम पे, तो ये अध्यादेश ले आए थे कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए।
लेकिन फिर कोविड आ गया और कोविड के चलते ये चुनाव नहीं हो सके और 6 महीने के बाद अध्यादेश की अवधि भी खत्म हो गई और अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिल पाई विधानसभा में। विधानसभा में इसे पेश तो किया गया था, यदि आप चाहो तो विधानसभा की साइट पे जाना, वहां पे 2021 के कुछ अधिनियम पेश जो किए गए हैं, पारित जो किए गए हैं, उनके संबंध में आपको देखने को मिल जाएगा, यदि देखना है आपको ऑथेंटिक जानकारी। लेकिन जो इसके लिए अधिनियम लाया गया था वो पेश तो किया गया था लेकिन पारित नहीं किया गया था, ये आप वहां पे देख लेना, ठीक है। पारित नहीं किया गया। जो नगर पालिक नगर निगम अधिनियम और हैं वो इसके संबंध में नहीं है, जो एक दो और पारित हुए हैं, भले ही उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, वो इसके संबंध में नहीं है। जो इनके संबंध में आया था वो पारित ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर ऐसे ही ढिलमिल, चूंकि चुनाव नहीं हो रहे थे तो चीजें चलती रही और कुछ व्यवस्था नहीं की और अध्यादेश जो लाए थे वो भी खत्म हो गया 6 महीने के अंदर। अब क्या था कि अब जैसे ही चुनाव आए, है ना, और सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि 7 साल हो गए हैं, जबकि आपको 5 साल में ही करा देने चाहिए और जल्दी से जल्दी आप चुनाव कराओ। तो अब जल्दी से जल्दी जैसे ही चुनावों की घोषणा हो गई तो इतने सी अवधि में भी, क्योंकि विधानसभा सत्र में नहीं है, तो वहां पे इस तरह का विधेयक पारित कराना संभव नहीं हो सका। इसलिए क्या किया है, अभी 4-5 दिन पहले ही बीजेपी ने फिर से अध्यादेश लाई है कि अब इनका चुनाव कैसा होगा। तो भाई क्या था, पहले तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं सबके प्रत्यक्ष होने चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ भाई, अप्रत्यक्ष जो चुन के जाते हैं उनको फायदा किसको होता है, जिसके ज्यादा पार्षद होंगे उनको ही होता है ना। तो उनको खुश करने के लिए कह सकते हैं आप, इन्होंने क्या व्यवस्था कर दी कि ठीक है, क्योंकि हम विरोध कर रहे थे तो हम बिल्कुल तो कर नहीं सकते, तो महापौर का तो हम प्रत्यक्ष ही रख लेते हैं, बाकी अध्यक्ष आप लोग खुद चुन लेना। यानी अब इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, मतलब पार्षद अपने बीच में से अध्यक्ष यहां भी चुनेंगे, यहां भी चुनेंगे और यहां महापौर जनता सीधे चुन के भेजेगी, है ना। नगर निगम में जो अध्यक्ष होता है उसे मेयर या महापौर कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति है। चलिए, तो अब ये आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं है। मैं ऐसा करूंगी, जो न्यूज़पेपर का जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, है ना, तो आप उसको भले से पढ़ लेना, यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो। नहीं तो आपको अभी मिल ही जाएगा, कहीं भी गूगल सर्च करोगे ये चीजें काफी चल रही हैं तो आराम से चीजें मिल जाएंगी। वैसे मैं भी ये जो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था मैं भी यहाँ पे लगा दूंगी वीडियो में, यदि क्लियर नहीं दिखता है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर उसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी, है ना। तो कुछ पिक्चर्स मैंने जो अभी अपडेट चीजें हुई हैं उनके संबंध में ली है, यहाँ तक 2 जून तक। अब यहाँ से आगे की जिम्मेदारी न्यूज़पेपर पे नजर बनाए रखने की आपकी है, क्योंकि बहुत सारा डेटा यहाँ से आपके काम का निकल के आएगा, है ना। यदि आप पीएससी के भी एग्जाम दे रहे हो, फिर जो 5 साल तक क्वेश्चनों के रूप में हमारे सामने आती रहेंगी चीजें, इसलिए इस टाइम पे न्यूज़पेपरों में बहुत काम की चीजें आ रही हैं, प्लीज उनको पढ़िए, है ना। मैं मानती हूँ पेपर सर पे है, अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बाद में उन्हें पढ़ लेना, लेकिन पढ़ जरूर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस संबंध में, बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं जो बुक्स में अपडेट होके कब तक आएंगे और आएंगे भी कि नहीं आएंगे हमको नहीं पता, है ना, ठीक है। तो ये चीजें स्पष्ट है भाई, 2022 का चुनाव तो अब ऐसे ही होना है। अब फिर 5 साल तक के लिए बात गई, जब ये इसको कानून बनाएंगे तब बनाएंगे, और हो सकता है 5 साल तक अब बनाए ही ना, है ना। हाल फिलहाल तो ये इसके जरिए इसके चुनाव करवा लेंगे, ठीक है। तो अब चुनाव ऐसे ही होने हैं, ये याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मैं आपको बोल रही थी कि इनके चुनाव 1999 से या 97 से प्रत्यक्ष होने लगे थे, जबकि पहले इनके चुनाव अप्रत्यक्ष ही होते थे। तो मैं 97 और 99 क्यों बोल रही हूं, मैं आपको यहाँ पे और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई मैं आपको कुछ गलत पढ़ा के ना जाऊं, और यदि कोई चीज मैं पढ़ा रही हूं तो उसका प्रमाण भी मैं आपको दे सकूं, ताकि कल के लिए यदि पीएससी कुछ और आंसर मानती है या कोई और एग्जाम आप दे रहे हो वो कोई और आंसर मानता है, तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपके पास सोर्स हो, है ना। तो बुक्स में तो क्या कहा गया है कि 1997 में क्या हुआ था,
महापौर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तथा कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया था। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है कब से? 1997 से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन व्यापम भी पूछ चुका है और उसने भी आंसर 1997 ही माना है इसका। ठीक है, क्या हुआ था कि संशोधन करके 1997 में महापौर का जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष कर दिया था, इससे पहले अप्रत्यक्ष ही होता था, और कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया था। ये व्यापम ने यही आंसर माना है। ठीक है, लेकिन अभी जब ये अध्यादेश आया तब ये चीज न्यूज़पेपरों में भी आई, और दैनिक भास्कर क्या कह रहा है कि नहीं, ये जो इन तीनों के जो चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष कब से होने लगे? तो 1999 से, यानी कि 22 साल बाद क्या हो रहा है, इनके चुनाव फिर से अप्रत्यक्ष होंगे। इसका तो प्रत्यक्ष चल ही रहा है ना। तो हो सकता है उनका कहने का मतलब सिर्फ इन दोनों के लिए हो, है ना। मैं इसकी इमेज भी आपको ऐड कर दूंगी, इससे आप ये भी देख लेना। तो इसलिए ये 2 डेटे हैं, मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही हूं। मैं यदि आपको कोई चीज पढ़ा रही हूं तो मैं उसके तथ्य, उसका सोर्स भी आपको दे रही हूं, ताकि कल के लिए आपको ऐसा ना हो कि मैं तो पढ़ा के चली गई, बस भाई आप हाथ झड़ा के बैठे हो कि अब हम ऑब्जेक्शन लगाएं तो कहां से लगाएं, है ना। तो न्यूज़पेपर बढ़िया सोर्स होता है, मान्य भी होता है, आप न्यूज़पेपर लगा सकते हो। दैनिक भास्कर में 1999 दिया है। इस तरह का क्वेश्चन अब बनने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि अब 2018 में फिर से अप्रत्यक्ष कर दिया था और अब फिर से प्रत्यक्ष किया है, तो हो सकता है ये चीजें अभी की पूछी जाएं। लेकिन यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो ये याद रखना, इसका आंसर 1997 ही माना था व्यापम ने। ठीक है, चलिए, तो ये 2-3 चीजें थी, इसे मैं यहां से हटा रही हूं, ये अपने काम की नहीं है। अब क्या होता है, इनके उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप अब आपकी अध्यक्ष वाली स्थिति क्लियर होगी। अब बुक्स में क्या लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने आपको बता दिया और इसकी इमेज भी मैं शेयर कर दूंगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये अपडेट है, अब जो चुनाव होने हैं 2022 के ऐसे ही होने हैं, और इसका ऐलान भी हो गया है 2-3 दिन पहले। ठीक है, चलिए, अब आते हैं इनमें उपाध्यक्ष। सदस्य हो गए, अध्यक्ष हो गया, अब आता है उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कैसे चुना जाता है? उपाध्यक्ष चुना जाता है अप्रत्यक्ष, यानी जो पार्षद चुन के हम भेजते हैं उनमें से ही वो किसी एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, इसमें भी जो उपाध्यक्ष होता है वो कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष। अच्छा, इसमें उप महापौर होता था, लेकिन अब उप महापौर का पद समाप्त कर दिया गया है। अब उप महापौर की जगह यहां पे एक पद होता है स्पीकर, और इसका चुनाव भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना, उपाध्यक्ष और स्पीकर अप्रत्यक्ष ही चुन के आते हैं, मतलब पार्षद अपने में से ही चुन के उनको भेजते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अब हमने जब अनुच्छेद 243 आर हम पढ़ रहे थे इनकी संरचना में, तो हमने पहला देखा था कि भाई क्या होगा कि इसके जो प्रत्येक नगरीय निकाय को वार्ड में बांट दिया जाएगा और हर वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सदस्य आएंगे। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि इसमें कुछ ऐसे विशेषज्ञ सदस्य भी आ सकते हैं जिन्हें नगरीय प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान हो, और इस संबंध में व्यवस्था कौन कर रहा था? राज्य का विधानमंडल, मतलब उस राज्य की जो भी विधायिका थी वो उसको व्यवस्था करनी थी कि वो किस तरह के और कितने और किस तरह से चुन के वहां पे अपने नगरीय निकायों में उनको भेजना है। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। तो इन सदस्यों के लिए क्या कहा था कि भाई यहां उसमें नहीं कहा गया था कि किस तरह से चुन के जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, ये जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, है ना, मनोनीत। अब इन्हें हम क्या कहेंगे? मनोनीत सदस्य, क्योंकि ये मनोनीत होके आते हैं। इन तीनों में ही मनोनीत सदस्य होते हैं।
और हर राज्य के विधानमंडल को अपने यहाँ व्यवस्था करनी थी, तो अलग अलग हो सकती है व्यवस्थाएं। हम मध्य प्रदेश का देख लेते हैं कि कितनी है। तो जो नगर परिषदें हैं वहां पे कितने मनोनीत सदस्य आएंगे? 2, नगर पालिका में 4 और नगर निगम में 6। ठीक है, 2 4 6, ये याद भी रह जाएगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये सदस्य मनोनीत होके आते हैं। अच्छा, ये मनोनीत कौन करता है? तो देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, राज्यपाल या राज्य सरकार। तो आप फिलहाल दोनों ही लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए? क्योंकि 2-3 बुक जो है मैंने देखी अलग अलग, इनमें किसी में राज्य सरकार दिया है, किसी में राज्यपाल दिया है। तो ये स्थिति अभी कंफर्म, मतलब कोई मैं कहूं कि प्रमाणिक सोर्स से मुझे ये चीज कंफर्म नहीं हो पाई है कि यहां राज्य सरकार मनोनीत करती है कि राज्यपाल। ठीक है, यदि आपके कोई कांटेक्ट में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद का, आप नगरीय निकायों, नगरीय क्षेत्र के मतदाता हो और आता है आपके कांटेक्ट में, आपकी पहुंच इतनी है कि आप पता कर सकते हो, तो प्लीज ये पता करना, ये कंफर्म करना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना, क्योंकि हम तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, है ना। तो हम कुछ ग्रामीण के बारे में पूछना हो तो हमसे पूछ लेना। आप नगरीय क्षेत्र के यदि कोई हैं तो इतनी मदद हमारी आप कर देना, नहीं तो कहीं से किसी प्रमाणिक सोर्स से मुझे पता चलेगा तो मैं तो अपडेट कर ही दूंगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि ये राज्यपाल भेजते हैं कि राज्य सरकार भेजती है, ये आप देख लेना। वैसे तो जाहिर सी बात है नहीं पूछा जाएगा, हाँ ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने मनोनीत सदस्य आते हैं, इसमें कितने आते हैं, इसमें कितने आते हैं, है ना। तो ये देख लेना, है ना, कि क्या रहेगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में तभी करना जब आपको कोई जानकारी पूरी तरह से, आप पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ ये जानकारी 100% सही है, क्योंकि भाई किसी को कुछ सही नहीं दे सकते तो गलत भी मत देना। ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ चीजें दोनों ही लिखवा दी हैं, क्योंकि बुक्स में आपको दोनों ही मिलेंगी, है ना। और मेरी पहुंच फिलहाल इतनी नहीं है कि मैं नगर निगम वालों से जाके पूछ आऊं कि भाई यहाँ कौन भेजता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार हम इनका रिवीजन ले लेते हैं। अध्यक्ष कैसे चुने जा रहे हैं अभी फिलहाल की स्थिति में, या 2022 के चुनाव जो हो रहे हैं उसकी स्थिति में? तो अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुने जा रहे हैं दोनों के, और महापौर प्रत्यक्ष चुना जा रहा है। उपाध्यक्ष, यहाँ स्पीकर बस याद रखना, यहाँ पे उपाध्यक्ष या उप महापौर नहीं होता है, अब स्पीकर होता है, और तीनों को यहाँ अप्रत्यक्ष चुना जा रहा है। और यहाँ मनोनीत सदस्य में 2 4 और 6 इस तरह से मनोनीत सदस्य आ रहे हैं, ये याद रखना। चलिए आगे के पॉइंट बढ़ते हैं, आगे क्या व्यवस्थाएं हैं इसके संबंध में। अच्छा, एक चीज और, जो ये मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो जो नगरीय निकायों के अधिवेशन होते हैं, मतलब किसी भी तरह की भाई काम ये लोग कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, तो उनके लिए बैठकें करते हैं, अधिवेशन करते हैं, तो उनमें इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना है, ये मनोनीत होके आ रहे हैं। इनका लाने का उद्देश्य इतना सा होता है कि विशेषज्ञ होते हैं, ताकि यदि जनप्रतिनिधियों को उतना नॉलेज नहीं है जो चुन के आ रहे हैं, तो प्रशासन में गुणवत्ता रहे, वो अच्छे से अपना काम कर सके, इसलिए इस तरह के विशेषज्ञों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ये मत नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के फैक्ट देखते हैं इनके संबंध में। अब हमने देख लिए कि इन तीनों में प्रत्यक्ष जो सदस्य चुन के आ रहे थे वो किस तरह से आ रहे थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ रहे थे और मनोनीत आ रहे थे। अब इन तीनों में ही पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन का मतलब क्या होता है कि मतलब वो किसी और पद पर हैं लेकिन इनके सदस्य भी माने जाएंगे, है ना। तो पदेन सदस्य कौन होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां तो आप इनमें लिख लीजिए विधायक, मतलब उसी एरिया का विधायक एंड सांसद। ठीक है, उसी एरिया की बात कर रही हूं, जिस एरिया में ये निकाय होगा उस एरिया का, है ना। विधायक एंड सांसद तीनों में यही लिखना है।
ये चीज हम जब आर्टिकल 243R में इनकी संरचना की बात कर रहे थे तो ये संविधान में ही इनके संबंध में कह दिया गया था कि क्या होगा, उसी एरिया का जो जिस एरिया में ये निकाय आ रहे हैं उस एरिया के विधायक और सांसद उसके पदेन सदस्य होंगे, यानी उनके भी सदस्य माने जाएंगे। देखिए, विधायक, यदि विधायक कौन होते हैं, जो राज्य की विधायिका में गए हैं, यानी मैं कहूं कि विधानसभा के विधायक हो सकते हैं। यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य भी विधायक कहलाते हैं। और सांसद जो संसद के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के। लेकिन ये हम संविधान में जब अनुच्छेद पढ़ रहे थे तब ये चीज मैंने आपको स्पष्ट बता दी थी कि कौन बन सकता है, कौन बन सकता है। तो यदि मैं विधानसभा के और लोकसभा के सदस्य की बात करूं, यानी विधानसभा में विधायक और लोकसभा का सांसद जो है वो किसी नगरीय निकाय का कब सदस्य माना जाएगा, कब पदेन सदस्य होगा, तो यदि वो जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके निर्वाचन क्षेत्र में पूर्णता या भागता कोई नगरीय निकाय आता है तो वो उस नगरीय निकाय का सदस्य होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है। और हमने जो बात विधायक यानी विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी वहां का राज्यसभा का सांसद और विधान परिषद का सदस्य किसी नगरीय निकाय का सदस्य कब हो सकता है, जब वो उस नगरीय निकाय का निर्वाचक हो। ये चीज हम संविधान जब पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बता दी थी, इसलिए ये चीज मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिख दी है ना। मेन आप ये याद रखना कि उस एरिया का विधायक और सांसद इनके पदेन सदस्य माने जाते हैं, इतना भी याद रख लोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वो तो संविधान में क्या कहा है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है। अब यहां तक तो इनकी संरचना में जो सदस्य जिस तरह से भी आ रहे थे, प्रत्यक्ष आ रहे थे, मनोनीत आ रहे थे और पदेन आ रहे थे, वो सारे हमने सदस्य देख लिए हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी देख लिए हैं। अब क्या होता है, इन नगरीय निकायों में एक एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, और भी होते हैं जो नीचे काम करते हैं, लेकिन एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है ना। तो कौन होता है, ये एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या आप इसे बोल सकते हो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। देखिए, ये तीनों मैं इसलिए साथ में बताते जा रही हूं ताकि आपको एक ही साथ में तीनों का डिफरेंस पता चल जाए कि इसमें क्या है इसमें क्या है। यदि मैं एक एक करके बताती तो आप बहुत भूलते, इसलिए तीनों के साइड में आप एक साथ अपन देख लेते हैं कि किसमें क्या है तो याद रहेगा। ठीक है। यहां का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नगर परिषद में। इसका जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है उसे बोला जाता है सीएमओ, और इसका जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है उसे भी सीएमओ बोला जाता है, और ये होता है नगर निगम आयुक्त। नगर निगम आयुक्त। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। ये तो ठीक है, नगर निगम आयुक्त होता है। तो देखिए, ये जो होता है वो राज्य सेवा का सी ग्रेड का अधिकारी होता है, राज्य सेवा का, यानी स्टेट पीएससी इनको चुन के भेजती है। यानी एमपी पीएससी में जब आप वैकेंसी देखोगे तो इनकी वैकेंसी भी आपको मिलेंगी सी ग्रेड में, और यहां भी ये राज्य सेवा का ही अधिकारी होता है, लेकिन ये बी ग्रेड का अधिकारी होता है। तो ये भी इनकी भर्ती भी कौन करता है, स्टेट पीएससी करता है। और ये कौन होता है, तो ये आईएएस की रैंक का होता है। ये आईएएस रैंक का अधिकारी होता है जो यहां पे आयुक्त बन के आता है। ठीक है, क्लियर है।
इन्हें, ये राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं, ये सी ग्रेड का होता है और ये बी ग्रेड का होता है। और ये क्या होते हैं, ये अखिल भारतीय सेवा से यानी आईएएस की रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप ये वैकेंसी, जब एमपीपीएससी की वैकेंसी आती होंगी तब आप देखिएगा उनको, इसमें ये वैकेंसी भी आती है सीएमओ बी ग्रेड और सीएमओ सी ग्रेड। ठीक है, तो यानी राज्य सेवा से चुन के जाते हैं ये अधिकारी जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, है ना। और यहाँ आयुक्त आईएएस रैंक का जो अधिकारी होता है वो बनता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। विधायक और सांसद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। वैसे तो सादा सा तो याद रखो कि उस क्षेत्र के जो विधायक सांसद होंगे उस नगरीय निकाय के पदेन सदस्य माने जाएंगे। यदि बहुत अच्छे से देखना है कि भाई कौन होते हैं, है ना, तो मैंने क्या कहा कि यदि राज्यसभा का सांसद है और विधान परिषद का विधायक है, विधान परिषद की बात कर रही हूं मैं, तो क्या होगा, तो वो जो नगरीय क्षेत्र होगा, कोई भी नगरीय क्षेत्र हो, है ना, उस क्षेत्र का या उस नगरीय निकाय का जो क्षेत्र होगा उसका क्या होना चाहिए, कोई भी हो इनमें से उसका निर्वाचक होना चाहिए। और यदि वो सांसद बनता है, वो विधायक बनता है, तो वो इसका क्या माना जाएगा, पदेन सदस्य माना जाएगा। और यदि लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन बोलते हैं, और ये निम्न सदन राज्य की विधायिका में कौन होता है, विधानसभा, तो यदि विधानसभा का विधायक या लोकसभा का सांसद, किस तरह से इनका क्या होगा, इनका सदस्य कब बन सकता है, जब वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, मतलब जिसके ये निकाय जहां पे गठित हुए हों वो उसके निर्वाचन क्षेत्र में आते हो, जहां का वो सांसद या विधायक चुन के गया है, तो वो इसका सदस्य माना जाएगा। ठीक है, तो यदि बहुत डिटेल में लिखा आ जाए तो ये स्थिति है। बाकी सादा सा इतना याद रखना कि इसके पदेन सदस्य होते हैं जो उस एरिया के विधायक और सांसद होते हैं वो। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इन नगरीय निकायों के कार्यों का संचालन करने के लिए कई समितियां बनती हैं, लेकिन वो सब हमारे काम की नहीं है। एक जो प्रमुख समिति होती है वो हम देख लेते हैं। इनमें एक एक प्रमुख समिति होती है, तो कौन सी होती है प्रमुख समिति, यहां होती है प्रेसिडेंट इन काउंसिल। इन काउंसिल या काउंसिल कुछ भी लिखा रहता है, देख लेना क्या लिखना चाहोगे आप। प्रेसिडेंट इन काउंसिल, यहां भी प्रेसिडेंस इन काउंसिल होती है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल। और यहां होती है मेयर इन काउंसिल। ठीक है, अब इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रेसिडेंट इन काउंसिल यानी प्रेसिडेंट यानी इसके जो अध्यक्ष होंगे उनकी उनकी समिति होगी, है ना। अब यदि उनकी समिति है तो यानी अध्यक्षता कौन कर रहे होंगे, तो जो इनके अध्यक्ष होते हैं, नगर परिषद का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा, नगर पालिका का अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होगा, और यहाँ का अध्यक्ष जिसे हम मेयर या महापौर कह रहे थे उसकी समिति का अध्यक्ष वही होगा, महापौर ही होगा। ये बात क्लियर है, चाहो तो यहाँ लिख लो, यदि नहीं लिखना है तो ठीक है। इनमें सदस्य कितने होते हैं, तो इनमें सदस्य होते हैं, जो नगर परिषद होती है उसमें होते हैं 5+1। ये 1 कौन है, तो ये अध्यक्ष है ना। और ये अध्यक्ष कौन है, तो इसी का जो अध्यक्ष होगा वही अध्यक्ष यहां पे होगा। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 7+1। यहां भी ये जो 1 है वो अध्यक्ष है, और ये अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वही इस समिति का अध्यक्ष होगा। भाई नाम से ही पता चल रहा है ना, प्रेसिडेंट इन काउंसिल, है ना, मतलब प्रेसिडेंट की ही काउंसिल है। ठीक है, और यहाँ जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 10+1। तो यहाँ भी 1 का मतलब
यहाँ का महापौर है ना, महापौर। यानी अध्यक्ष कौन होता है या इस समिति का, तो महापौर। क्लियर है? चलिए, तो ये तो संरचना के संदर्भ में बातें हो गई कि मध्य प्रदेश में इन नगरीय निकायों की, तीनों तरह की जो हमारे यहाँ नगरीय निकाय बने हैं उनकी क्या संरचना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में ये है कितनी कितनी। ठीक है, तो नगर, यदि हम नगर निगम से शुरू करें तो नगर निगम है 16। अभी ये 16 कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे, है ना। तो नगर निगम कितने हैं, 16। अब चाहे किसी भी बुक में कितना भी दिया हो, मैं अभी न्यूज़पेपर की आपके साथ इमेज शेयर कर दूंगी, न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट। उसमें अभी जो न्यूज में 2-3 दिन पहले की ही न्यूज है, जब नगरीय निकायों के लिए चुनावों की घोषणा हुई थी, तब क्या किया है, जो बसंत प्रताप सिंह हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने अपनी घोषणा में ये बताया है कि भाई 16 नगर निगम वर्तमान में है। जो 2 आपने यदि कहीं पढ़े हैं तो वो प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं है। ठीक है, तो यानी ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही है। और यदि कहीं पे भी अपडेट नहीं है तो आप अपने अपडेट कर लीजिए, ये अब आपके बहुत काम आने वाले हैं। और ये भाई चुनावों में ही इसकी घोषणा की है, बताया है बकायदा राज्य निर्वाचन आयोग ने कि इतने इतने ये नगरीय निकाय हैं। तो 16 कितने हैं, नगर निगम 16 हैं। ठीक है, अब इसके बाद नगर पालिकाएं कितनी है, तो ज्यादातर बुक में तो आपको 98 मिलेंगी, लेकिन ये 99 है और 99 के लिए ही चुनाव हो रहे हैं, है ना। तो ये भी कंफर्म है, ये डेटा भी कंफर्म है। मैं आपके साथ बकायदा इसकी इमेज शेयर करूंगी न्यूज़पेपर की, तो आपके पास यदि पीएससी कुछ अलग आंसर मानती भी है तो आपके पास सोर्स भी होगा लगाने के लिए। उसमें मैंने आई थिंक डेट भी लिख दी है कि कौन से डेट का न्यूज़पेपर है, और आई थिंक नई दुनिया है ना। तो यदि कहीं भी जरूरत पड़े तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो कि ये कहां से मैम आपने लिया था। तो आप यदि कोई अलग आंसर मानती है तो आप उसको सोर्स के रूप में लगा सकते हो कि भाई न्यूज़पेपर में ये दिया है ना, और ये किसी ऐसे ऐरे गैरे ने नहीं कहा गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है। ठीक है, तो 99 नगर पालिकाएं हैं। अच्छा, नगर परिषदें कितनी है, तो यदि आप इसके विभाग की साइट पे देखने जाओगे तो उन्होंने तो अपडेट ही नहीं किया है। नगर परिषदें कितनी है, तो ये है 298। कहीं किसी भी बुक में या किसी भी सोर्स में कहीं कुछ भी लिखा हो, मैं कह रही हूं कि ये डाटा अपडेट है, 1-2 दिन पहले का ही है, यानी 2 जून 2022 में जब मैं पढ़ा रही हूं तब का, ये 2-3 दिन पहले का ही है। और ये न्यूज़पेपर में भी आया है बकायदा, और ये राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उन्होंने कहा है कि भाई इतने नगरीय निकाय हैं हमारे यहाँ, है ना। तो इनमें से सबके लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, किसी जो अभी नई गठित हुई है नगर परिषदें 35, है ना, तो उनमें भी से भी शायद 29 का बस हो रहा है, कुछ चीजें वहां पे कुछ प्रक्रिया बाकी है, इसलिए तो चुनाव सबके नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन ये कुल हैं इतनी, ये गठित हो चुकी हैं। यहाँ पे 2 प्रस्तावित हैं नगर निगम, लेकिन 2 हैं ये, है ना। तो 2 प्रस्तावित हैं लेकिन वो अभी बने नहीं हैं। तो ये स्थिति है, ये आपको याद रखना है, ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। आपको इसके बाद कहीं से कुछ भी मिलता है तो वो आपकी गलती होगी, मैं आपको बकायदा सोर्स दूंगी कि ये चीज आपको कहां से मिल रही है। ठीक है, तो नगर परिषद 298 है, नगर पालिका 99 है, और नगर निगम 16 है। ठीक है, अब ये 16 नगर निगम कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, और प्रस्तावित भी देख लेते हैं। ये शायद पूछा जा सकता है क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, बाकी इनके संबंध में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो 16 नगर निगम है वो कहां कहां पे है ना। आएगा तो नगर निगम से ही आ सकता है यदि वो उसे पूछना होगा तो, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। इस बार के पीएससी में तो नहीं आएगा लेकिन आगे आ सकता है। ठीक है, या व्यापम का यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 16 नगर निगम हम देख लेते हैं जो अभी बने हुए हैं। मैंने ये चीज मैप में इसलिए लिखी है ताकि क्या होता है कि जब हम 3-4 बार हमारे सामने से किसी चीज की इमेज निकल जाती है तो हमें आधी चीजें ऐसे ही याद रहने लगती हैं कि अच्छा एक चीज उधर भी थी, है ना।
तो जिस तरह से मैप में मुझे ऐसा लगता है आप भी मैप के हिसाब से बना लीजिए तो आई थिंक आपको ज्यादा जल्दी याद रहेगा। और वैसे भी मध्य प्रदेश मैप से पढ़ोगे ना तो इजीली चीजें याद रहती हैं, है ना। तो जो चीज मैप से पढ़ी हो सकती है उसे प्लीज मैप से ही पढ़ा करिए, ठीक है। तो 16 नगर निगम कौन कौन से हैं? मुरैना है, ग्वालियर है, रतलाम है, यहाँ उज्जैन है, इंदौर है, देवास है और भोपाल है, और नीचे खंडवा है और उसके नीचे फिर खरगोन है। यहाँ खरगोन गलती से भूल गया है, ये बुरहानपुर नगर निगम ही है, ठीक है। यहाँ नीचे इस साइड छिंदवाड़ा नगर निगम है, यहाँ सागर नगर निगम है, यहाँ कटनी है, यहाँ जबलपुर है, फिर सतना, रीवा और सिंगरौली, है ना। आई थिंक 16 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, ठीक है। तो ये 16 हो गए। अब 2 प्रस्तावित हैं, तो प्रस्तावित कहां पे हैं? एक दतिया में प्रस्तावित है और एक भिंड में प्रस्तावित है। तो ये नहीं, आप ब्रैकेट में लिख लेना कि प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं है ना, ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये 16 नगर निगम है, इनको एक नजर आप अच्छे से देख लीजिए ताकि यदि यहां से कुछ पूछ लिया जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 1-2 फैक्ट और एक्स्ट्रा हैं, उनको और देख लेते हैं यदि वहां से कुछ हमसे पूछ लिया जाता है तो। वैसे तो ये नगरीय निकायों के बारे में चीजें कंप्लीट हो गई हैं, है ना। तो कुछ समितियां बनी थी वो मैं आपको बता देती हूँ, और फिर थोड़ा सा पंचायत वाले टॉपिक में अपडेट कराना है, हम वो देख लेंगे, ठीक है। एक समिति आपको सुनने को मिलेगी, राजेंद्र धारकर समिति। ये किससे रिलेटेड थी? ये मुझे मिला था तो मैंने बता देती हूं, कहीं यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो राजेंद्र धारकर समिति थी नगरीय निकायों के संबंध में, इसने कुछ सिफारिशें की थी। तो ये नगरीय निकायों से संबंधित समिति थी, है ना। ये याद रखना, ये फैक्ट लिख लीजिए। अब हमारे यहाँ पर नगरीय निकायों के संबंध में जो भी जानकारी थी हम अच्छे से, मध्य प्रदेश में जो भी व्यवस्थाएं हैं सब अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब मुझे आपको, जो हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी थी, क्योंकि अभी चीजें कुछ अपडेट आ गई हैं, हम चुनावों की घोषणा हो गई है, नगरीय निकायों के साथ साथ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। तो कुछ चीजें हमारे सामने अपडेट होके आई हैं, हम उनके संबंध में थोड़ा सा अपडेट जो तथ्य मुझे मिले हैं उतना मैं बता देती हूँ। 2 जून तक 2022 तक जो मुझे मिले हैं, 2 जून 2022 तक, वहां तक मैं बता देती हूँ। अब यहां से, अभी चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है तो आपको बहुत सारी चीजें इनके संबंध में जानकारी मिलेगी, तो बाकी अब यहां से आगे अपडेट रहने की जिम्मेदारी आपकी है। यहां तक जो चीजें मुझे मिली हैं वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा था, हमने जब हम पंचायती राज व्यवस्था देख रहे थे तो हमने देखी थी कि भाई ग्राम पंचायतें कितनी हैं, जिला पंचायत कितनी है, जनपद पंचायत कितनी है, ये स्थिति हमने देखी थी, ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये देखा था हमने। और मैंने आपसे कहा था उस टाइम पे कि भाई अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो इनके आंकड़े जो हैं वो अपडेट होके आएंगे, तो आप उस पर नजर बनाए रखना। जितनी चीजें मुझे मिल गई हैं उतना मैं बता देती हूँ, इससे आगे अपडेट रहने की जिम्मेदारी अब आपकी है, ठीक है। तो जिला पंचायत तो 52 ही है, 52 के लिए ही चुनाव हो रहे हैं, ये कंफर्म है, ये उस टाइम भी कंफर्म था ये आंकड़े तो हमारे लिए। ये 313 हैं, ये भी कंफर्म है, ठीक है। कंफ्यूजन हमको कहां थी? ग्राम पंचायतों में। तो इसके आंकड़े हमने क्या देखे थे? इसके आंकड़े हमने देखे थे 22,811, कई बुक्सों में भी ये मिलता है और जो विभाग है उस पे भी हमको यही आंकड़े मिलते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि व्यापम का एक पेपर हुआ था, उसमें इनकी जो संख्या है वो 23,006 मानी थी, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई
तो चुनावों की घोषणा में एक चीज सामने आई कि 3 चरणों में इसके लिए चुनाव होने हैं ग्राम पंचायतों के लिए, मतलब इन पंचायतों के लिए भी साथ में, लेकिन हम ग्राम पंचायत की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन हमको यहां है। तो ये 3 चरणों में होने हैं और 3 चरणों में कितनी ग्राम पंचायतों पर चुनाव हो रहे हैं, तो ये चुनाव हो रहे हैं 23,012 के लिए। अब जाहिर सी बात है, यदि 23,012 के लिए चुनाव हो रहे हैं तो ये दोनों तो गलत है। मतलब विभाग ने भी अपनी चीजें अपडेट नहीं की हैं, वो बस गुणगान ही गाते रहते हैं डिजिटल इंडिया का, एक सामान्य सी जानकारी नहीं अपडेट करी है, बताओ, है ना। तो यानी विभाग भी गलत है ना। हमने तो भैया सेफ जोन के लिए उस विभाग की चीजें ले ली थी, ताकि हम क्या करेंगे, हम अपने जैसे ही ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो हम सोर्स के रूप में उसे लगा सकते हैं, क्योंकि बुक्स में अलग अलग चीजें दी थी। ये भी अब अपडेट हो गई है, तो ये भी नहीं है। मैंने आपसे तभी कहा था कि ये पेपर 1-1.5 साल पहले हुआ था, तो हो सकता है और कम हो गई हो या बढ़ गई हो, है ना। तो ये दोनों तो नहीं है। मतलब 23,012 तो 100% है, क्योंकि इसके लिए चुनाव हो रहे हैं, है ना। जो मुझे न्यूज़पेपर में मैं काफी लंबे समय से नजर बनाए हुए थी और जो मेरे सामने आए वो यही आंकड़े आए हैं। लेकिन उसमें क्या कहा गया है, अभी मैं आपके साथ वो इमेज शेयर कर दूंगी। उसमें कहा जितने भी 3 चरणों में यदि चुनाव दिए हैं उनको आप जोड़ना, तो उनको जोड़ने के बाद ये आंकड़े आ रहे हैं। मतलब 23,012 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने। लेकिन उसी के नीचे एक लाइन लिखी है कि 91 पंचायतों के लिए चुनाव अभी नहीं होंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है ना। अब वहां सिर्फ पंचायत शब्द लिखा है, ये नहीं लिखा है कि ये पंचायत ग्राम पंचायतों की हैं, जनपद की हैं या जिला की हैं, या इन तीनों की मिला के हैं ये 91, ये नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं मान सकते, ये नहीं जोड़ सकते कि इनमें 91 जोड़े। यदि हम इनमें भी 91 जोड़ देंगे तो हो सकता है वो इनमें से भी कोई की और बात कर रहे हो, इनमें से भी किसी के चुनाव ना हो रहे हो, है ना। हालांकि 52 इनके हो रहे हैं और इनके भी सदस्यों के हो रहे हैं, लेकिन वो स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यहाँ 91 कौन से संबंध में कहा गया है। लेकिन उसी इमेज में जब आप ऊपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सरपंचों के चुनाव दिए हैं और जितने सरपंच चुने जा रहे हैं, यदि उनमें हम 91 प्लस कर देते हैं तो हमें यही आंकड़ा मिलता है। तो यानी कुल मिला के ये है। अभी आप क्या करना है, आपका काम क्या है कि आपको तो बिल्कुल प्रॉपर न्यूज़पेपर पे नजर बनाए रखनी है। भाई ये आंकड़े ग्राम पंचायत के पूछे जाते हैं, व्यापम का यदि आप कोई पेपर देने जाओगे तो वहां तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन उठाता है। तो ये आपको आंकड़े याद रखने ही है। तो एक तो चीज ये याद रखना कि इससे कम तो अब नहीं है। मतलब ये जो दोनों आंकड़े आपने अपने नोट्स में लिखे हैं इन्हें तो आप हटा दो। अब ये नया आंकड़ा ये तो कम से कम है ही सही, क्योंकि इनके लिए चुनाव हो रहे हैं। अब यदि और भी हैं तो आपके सामने यदि चीजें अपडेट होके और अभी आगे आ जाती हैं तो आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो हो सकता है आपको वहां से इसके आंकड़े मिल जाए, क्योंकि विभाग ने तो अपनी साइट पे अपडेट नहीं किया है। और हो सकता है आप बुक्स वगैरह आएंगी, हालांकि उनमें टाइम लगेगा अपडेट होके आने में, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये आंकड़ा याद रखिए और अपनी नजर बिल्कुल बनाए रखिए न्यूज़पेपर वगैरह पे भी, कहीं पे भी, जहां पे किसी भी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, रोजगार निर्माण में, कहीं भी आपको ये डेटा मिल जाता है तो आप अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, है ना। और अब जब ऑप्शन आप टिक करो तो ये बात याद रखना कि इससे कम तो अब नहीं है ना। तो यानी विभाग की यदि ये आती भी है तो ये गलत है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भाई चुनाव ही इतनों के लिए हो रहे हैं, तो जब होंगी तभी तो उनके लिए चुनाव हो रहे होंगे ना, है ना। चलिए, तो वो इमेज में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये एक चीज थी जो मुझे अपडेट आपको करानी थी, आपको बताना था कि ये जो 2 आंकड़े हमने देखे थे वो अब गलत हो जाते हैं, क्योंकि अब ये जो नया आंकड़ा हमारे सामने ये निकल के आ रहा है। और हो सकता है अब ये 91 का क्या स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो यदि आपको कहीं से भी मिल जाता है तो अपने नोट्स में बिल्कुल ऐड कर लेना ये चीज, ठीक है। चलिए, अब 2 फैक्ट और हैं, वो और देख लेते हैं, फिर इसी के साथ हमारी ये चीज खत्म हो गई। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो अभी, तो आपको एक
चीज सुनने को मिल रही होगी, समरस पंचायत। ये पूछा जा सकता है व्यापम के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं। तो लेकिन हमसे यदि पीएससी में भी पूछ लिया जाए और यदि व्यापम का कोई अदर एग्जाम भी आप दे रहे हो तो भी ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो समरस पंचायत क्या है, बहुत अभी न्यूज़पेपर में बिल्कुल ये शब्द बहुत चल रहा है, ट्विटर पे भी आप देखोगे तो वहां भी ये शब्द काफी चल रहा है। तो क्या है ये समरस पंचायत? तो ये है जो निर्विरोध जो पंचायतें चुनी जाएंगी वो पंचायतों को समरस पंचायत कहा जाएगा। तो ये चीज आपने फैक्ट के रूप में अपने नोट्स में लिख लीजिए कि समरस पंचायतें कौन सी होंगी, जो निर्विरोध चुनी जाएंगी, पूरी तरह से निर्विरोध चुनी जाएंगी। मतलब वहां का मुखिया भी, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सरपंच हो, यदि वो भी निर्विरोध चुना गया है और वहां के सदस्य भी निर्विरोध चुने गए हैं, इनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि भी घोषित की है ना। तो इस तरह की जो पंचायतें पूरी तरह से जो निर्विरोध चुन के आएंगी उन्हें समरस पंचायत कहा जा रहा है। न्यूज़पेपरों में भी कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी कई ट्वीट किए हैं इस संबंध में। तो ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की ये चीज हो गई हमारे सामने। अच्छा, एक पांडे समिति थी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी, तो इसलिए मैं इसे दोबारा बता रही हूँ। पांडे समिति काय के लिए थी? पंचायती राज व्यवस्था के लिए थी मध्य प्रदेश में। तो ये चीज यदि नहीं बताई है तो याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? काशी प्रसाद पांडे, ठीक है। ये चीज यदि नहीं बताई गई है तो ये आप याद रखिए। मध्य प्रदेश का जो पहला पंचायती राज अधिनियम था वो इन्हीं की सिफारिशों के बाद आया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। चलिए, यही अपडेट कराना था आपको और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, किसी को जरूरत है उसको शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि कई लोग कह रहे हैं कि मैम याद नहीं हो रहे हैं ये अनुच्छेद, जाहिर सी बात है डिटेल काफी हो गई है और इस टाइम पे आप पे 19 जून का बर्डन भी बहुत सारा है। तो वो चीज मैंने आपसे कहा था कि एक दो बार पढ़ के आपको उनकी डिटेल छोड़ना है, लेकिन चूंकि उतना टाइम नहीं है और अनुच्छेद सीधे उठ के आपको क्वेश्चन के रूप में मिलते हैं, तो हम वैसे तो अगले में हम क्या करने वाले थे, अब ये पढ़ने के बाद हम जो हमारा मेंस का टॉपिक था कि हमें जन भागीदारी बताना है स्थानीय स्वशासन या 73 और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में, तो हम वही करते हैं। लेकिन चूंकि अब हमारा प्री पहले सामने है तो हम क्या करेंगे, इन सभी अनुच्छेदों का एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं ताकि वो अनुच्छेद आपको याद हो जाए, क्योंकि अनुच्छेद ऐसे के ऐसे उठ के आते हैं, है ना। तो वो प्री के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, मेंस में भी यदि वो आपको सिर्फ इस तरह से एक एक लाइन के रूप में भी याद रहे तब भी 3 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। यदि इतनी डिटेल आपको नहीं भी पढ़नी है, आपके पास प्रॉपर नोट्स हो गए हैं, अब जब समय मिले उनकी डिटेल आप पढ़ सकते हो, उनके संबंध में आपको सभी जानकारी अब मिल जाएंगी, उन अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है। तो कभी अंदर से क्वेश्चन आ गया तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि यदि आपने वो पढ़ के छोड़ दी है और याद नहीं हो रहे हैं तो अनुच्छेद अभी मुख्यतः हमारे लिए जरूरी है, तो हम उनको एक बार शॉर्ट रिवीजन सबका ले लेते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के साथ में ही हमें पंचायती राज व्यवस्था के जो अनुच्छेद हैं और नगर पालिकाओं के यानी नगरीय निकायों के जो अनुच्छेद हैं, दोनों के अनुच्छेद हम एक बार शॉर्ट रिवीजन के रूप में ले लेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम मेंस के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। तो ये न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट हैं, कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं उनके स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ ये क्लियर नहीं आ पा रही हैं, इसलिए मैं इनको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी, वहाँ जाके आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं।